अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोच टू डीआईटी। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हमने जो है ना वो जैसा आप लोगों ने थोड़ा सा गाइड किया था, फीडबैक दिया था, उसके अकॉर्डिंगली कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स और कुछ डीडीज एंटर किए हैं। ठीक है। उसको हम थोड़ा सा ज़रा तेज़ लेके चलेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि ज़रा थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, और वो इसलिए भी क्योंकि आपने डीडीज जो हैं वो आप रीड करके अपने माइंड के हिसाब से भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हर बंदा अपने अपने माइंड के हिसाब से डीडीज क्रिएट करता है, और हर बंदा अपने अपने माइंड के हिसाब से हिस्ट्री पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी रिकॉर्डिंग में भी ये बात कर दी थी। ठीक है। एक जो चीज़ इसमें मैंने कवर नहीं की वो है अप्रोच, इसके अंदर एडिटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। उसके मैंने आपको नोट सेंड कर दिए हैं अभी ग्रुप के अंदर, तो वो आप लोग एक दफ़ा रीड कर लिएगा। उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बता दिएगा, वरना मैं उसको वर्बली रीड कर दूंगा या आपको समझा दूंगा। हमारे टॉपिक्स हैं आईएमएम के हिसाब से, वो यही टॉपिक्स हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीटली कवर कर जाएं तो आप जीआईटी का स्टेशन इजीली निकाल सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि यही चंद चीज़ें हैं जो कि आईएमएम के टॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को आनी चाहिए। बेसिकली पहला हमारा क्वेश्चन है, a 7 year old boy developed abdominal distension and absent bowel sounds after abdominal surgery। ठीक है। दिस ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के अंदर नाउ यू हैव टू गो फॉर द हिस्ट्री पॉइंट्स, जो कि आप लोग जिस तरह से हिस्ट्री पॉइंट्स नीचे लिखे लिखे गए हैं, कि कोई एब्डोमिनल सर्जरी या ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई स्वेयर इन्फेक्शन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या ड्रग्स की हिस्ट्री तो नहीं है। स्वेयर इन्फेक्शन के अंदर आप सेप्टिक इलियस के ऊपर जा सकते हो। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आप पैरालिटिक इलियस के अंदर जा सकते हो। ओपिएट्स आपके पास जो है ना वो आपकी जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है। Has a child passed stool and flatus since onset? Is there abdominal pain or distension? ठीक है। These can be the questions. History points आप लोगों को पहले भी बताया कि history points there are many things which you can ask, लेकिन आप लोगों को जो डिजीजेस बताए गए हैं शुरू में, वो बताए ही इसलिए गए हैं ताकि आप अपनी जो हिस्ट्री पॉइंट्स है उसको नैरो डाउन करो, और सिर्फ उन्हीं डिजीजेस को पूछो जो कि टॉक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि वही आनी है। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम, हमारी दुनिया का सिस्टम वही है। पुरानी चीज़ें रिपीट 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 एंड रिपीट। अच्छा, मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस कैन बी द डीडी, हर्शप्रंग डिजीज कैन बी द डीडी, लेकिन हर्शप्रंग डिजीज के अंदर पेशेंट जो है वो इनिशियल से ही आपके पास मेकोनियम उसने पास नहीं किया होगा। पेरिटोनाइटिस या सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस सेप्सिस दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास जो है ना पेनफुल एब्डोमिनल डिसेंशन तो होगी, एरिदीमा डेवलप हुआ हुआ होगा, फीवर डेवलप हुआ होगा। ठीक है। तो सेप्सिस और पेरिटोनाइटिस आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट को पोस्ट आइडल डिस्टेंशन है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो गया हो, या फिर पेशेंट जो है वो कोई क्या कहते हैं सीएएच का है जिसके अंदर हाइपोकैलीमिया कुछ टाइप्स के अंदर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो गया, ड्रग ओपियोइड्स एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है। जिससे आपके पास पैरालिटिक इलियस या फिर डिक्रीज एब्डोमिनल मूवमेंट ना हो। टॉपिक पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस बेसिकली बहुत कॉमन है। पैरालिसिस है, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस है ड्यू टू मैनी मैनी कॉजेज, लाइक सेप्सिस हो गया, लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जैसे आफ्टर ऑपरेशन हो गया, लाइक ड्रग्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा हो गया। तो देयर आर मेनी रीजंस व्हिच कैन कॉज द पैरालिटिक इलियस, राइट। बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? डिफ्यूज एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ठीक है। पेन माइल्ड पोरली लोकलाइज्ड लेट्स वेयर देन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। पैरालिटिक इलियस के अंदर आपके पास एरिदीमा, जिस तरह से पेरिटोनाइटिस है, फीवर है, सेप्सिस है, फीवर है, सेप्सिस फीवर के साथ आएगा, पेरिटोनाइटिस फीवर के साथ आएगा। ठीक है। आपके पास जो है ना कोई आपके पास अपेंडिक्स जो है वो आपके पास रप्चर हो गई है, वो आपके पास फीवर के साथ आएगा, वो स्वेयर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर पेन माइल्ड है। नोजिया वॉमिटिंग ऑफन बिलस इन चिल्ड्रन, ऑब्वियसली पैरालिटिक इलियस है, आपके पास नोजिया वॉमिटिंग होगी और वो बिलस होगी। जबकि आप अगर उसमें देखो पैरालिटी उसमें आप पेरिटोनाइटिस में देखो, देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ बिलस वॉमिटिंग, राइट। कॉन्स्टिपेशन, एब्सेंट फ्लैटस, ठीक है, एब्सेंट बाउल साउंड्स, और फीचर्स ऑफ द डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट imbalance if prolonged. This is an X-ray which shows diffuse gaseous distension of both small and large bowel.
ठीक है। आप पेशेंट है, पेशेंट के साथ जब आपके सामने कोई भी अप्रोच रखी जाती है तो आपके सामने कोई ना कोई उसका क्लूज लाजमी रखा जाता है। लाइक इफ अगर आपके सामने पैरालिटिक इलियस रखा जाएगा तो उसके सामने आपका एक्सरे जरूर लगा होगा। आप एक दफा नजर एक्सरे पे मार के आप उसको अपने हिस्ट्री पॉइंट्स को आप जो है ना फर्दर रिफाइन कर सकते हो। अच्छा, you have to go for the electrolytes. Obviously, electrolytes are very important. CBC, CRP to rule out infections, peritonitis, जिस तरह से आपकी DDs के अंदर बताया गया था. Ultrasound abdomen ultrasound abdomen is important. क्यों? क्योंकि वो इसलिए important है, आप उसमें कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इंटरसेप्शन भी आपके पास समटाइम्स जो है वो abdominal distension के साथ डेवलप हो सकती है। ठीक है, abdominal distension के साथ आ सकती है, तो अल्ट्रासाउंड इज important and X-ray is important which can show a target sign. Blood gases may show metabolic alkalosis, obviously from vomiting or acidosis from sepsis. What could be the management? ये वो सवाल हैं जो कि जब आप हिस्ट्री पॉइंट्स को लेके चलते हो और आप अपने एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हो, देन यू हैव टू गो फॉर द फर्दर मैनेजमेंट। लाइक सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ किया, एनजी ट्यूब पास कर दिया, आईवी फ्लूइड दे दिया, ऑफेंडिंग ड्रग्स कोई भी है तो आपने उसको स्टॉप कर दिया, और अर्ली मोबिलाइजेशन पोस्ट सर्जरी। फार्माकोलॉजिकल प्रोकाइनेटिक्स लाइक मेटोक्लोप्रामाइड, इरिथ्रोमाइसिन, जो कि मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, or neostic means where effective in where refractory ileus. Surgical node indication unless underlying mechanical obstruction is suspected. Complication could be there like sware, electrolyte imbalance, malnutrition if prolonged, and risk of aspiration pneumonia rare, or perforation peritonitis. A 12-year-old boy, a 12-year-old present with dysphagia to both solid and liquid and recurrent chest infection. सिंपल सिंपल अप्रोच। ठीक है, आपने पूछा जी क्या कहते हैं कब से बच्चे को जो है ना डिफिकल्टी swallowing हुई हुई है। ऑब्वियसली अगर एक मरीज है जिसको फ्रॉम द बर्थ उसको डिफिकल्टी swallowing हो रही है तो देयर एसोफेगल वेब कैन बी देयर। ठीक है, एसोफेगल एट्रीजिया कैन बी देयर, फिस्टुला कैन बी देयर, राइट। तो आपने सबसे पहले पूछा कि जी swallowing की डिफिकल्टी कब से बच्चे को हो रही है। इज डिस्फेजिया मोर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड और बोथ? ये आप डिफाइन कर लोगे कि पेशेंट को ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि इसोफेजियल जो इसोफेगल वेब है उसके अंदर आपके पास सिर्फ सॉलिड्स को डिस्फेजिया होगा। लेकिन अगर आपके पास वेट, अच्छा सॉरी, मेरी जो बेटी है वो रूम में आ गई थी, खैर। अच्छा, इज डिस्पेजिया मोर फॉर लिक्विड और सॉलिड्स? इट मीन्स कि अगर पेशेंट को एसोफेजियल वेब है दैट कैन कॉज डिस्फेजिया टू मोर टू द सॉलिड्स देन टू द लिक्विड। ठीक है, तो आप कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी गुड रिगार्ड्स फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली एट नाइट? इट मीन्स के आपके पास पेशेंट जो है वो आपके पास GERD विद स्ट्रिक्चर के साथ तो नहीं है। इज देयर एनी रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन और कफ विल मीन GERD? इज देयर वेट लॉस और फेलियर टू थ्राइव? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्सिनोमा से नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द हिस्ट्री पॉइंट्स जो कि आप पहुंच सकते हो अपने स्पेसिफिक डायग्नोसिस के ऊपर। अच्छा, डीडी डिस्कस कर लेते हैं। GERD विद स्ट्रिक्चर, esophageal atresia with fistula, it is late presenting. esophageal web मैंने आपको इसका बता दिया है। optic stricture esophageal carcinoma बता दिया है। ठीक है, Chagas disease, that is not important for you guys. अच्छा, eclasia, primary esophageal motility disorder characterized by impaired relaxation of the lower esophageal sphincter. सिंपल बात, लोअर esophageal sphincter जो है वो आपके पास रिलैक्स नहीं हो रहा, दैट इज वाई आपके पास dysphagia to liquid and solids both है। ठीक है, there could be multiple causes for the eclasia. First of all, there is idiopathic degeneration of the inhibitory ganglionic cell। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो जो आपके पास esophageal रिलैक्सेशन है वो नहीं हो रही। ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ द इनहिबिटरी गैंग्लियोनिक सेल, जिसकी वजह से आपके पास एसोफेगल रिलैक्सेशन नहीं हो रही। जितना भी आपने फूड खाया है वो सारा का सारा आपके पास जो कार्डिक स्फिंक्टर है उससे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट कैन कॉज रिगर्ज। सेकेंडरी eclasia could be there due to any malignancy, due to any infiltrative disease, right? And genetic links like triple A, जिसके अंदर आपके पास eclasia होता है, जिसके अंदर आपके पास tears नहीं आते, और ठीक है,
तो ट्रिपल ए डिजीज बेसिकली इज अ एंटिटी जो कि आपके पास सीएनएस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट हेयर, नो टीयर्स हैं, एकलेजिया है, आपके पास स्वेटिंग नहीं है, तो ट्रिपल ए डिजीज इज देयर, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है, क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, दैट देयर इज प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, राइट, there is progressive dysphagia, there is regurgitation of the undigested food, especially as at night. Respiratory symptoms could be there, like cough, aspiration, pneumonia, wheezing. Chest pain could be there. Weight loss, failure to thrive in children. Obviously, when you are not taking anything, when you are not taking any food, then there is failure to thrive. And लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज क्या कॉजेज डायलेटेड esophagus. ऑब्वियसली जब भी आपके पास कोई भी फूड वहाँ पे पड़ा हुआ है और फूड आपके पास स्टमक में नहीं जा रहा, दैट कैन लीड्स टू द डायलिटेशन ऑफ द esophagus, एंड दैट कैन आल्सो लीड्स टू द सिम्टम्स जो कि आपके पास रिस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, जिसके जिसके अंदर आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास प्रेशर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द डायलेटेड esophagus. Differential diagnosis could be there, like GERD, like esophageal stricture, eosinophilic esophagitis, congenital esophageal stenosis, and Chagas disease. Investigation. Barium swallow is the investigation of choice. First of all, आप इन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, आपके पास फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपके पास जो है वो बेरियम swallow है, जिसकी ये फोटो लगाई गई है, ठीक है। इनिशियल से आप लोग पढ़ते आए होंगे बर्ड वीक अपीयरेंस, बर्ड वीक अपीयरेंस, दिस इज बेसिकली अ बर्ड वीक अपीयरेंस प्रेजेंट in the esophageal eclasia. Endoscopy can be done, esophageal manometry, which is the gold standard, can be done. X-ray chest shows wide mediastinum, absent gastric bubble, fluid level in esophagus. Obviously, when there is nothing going down, then stomach के अंदर आपके पास कोई भी क्या कांटेक्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, स्टमक के अंदर कोई भी एयर नहीं है, तो एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल एंड फ्लूइड लेवल इन एसोफेगस। जब ऑब्वियसली आपने खाया, जब वो नीचे नहीं गया, तो सारा का सारा आपके पास एसोफेगस के अंदर जमा हो गया, एंड दैट मेक्स द फ्लूइड लेवल इन एसोफेगस। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बेसिकली सपोर्टिव, सबसे पहले तो सपोर्टिव है, जिसके अंदर आपके पास न्यूट्रिशन सपोर्ट है। इनिशियली आपने पेशेंट को, आप अभी आपके पास सर्जरी का टाइम नहीं है, सर्जरी आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा, सबसे पहले देयर इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जी, मैं क्या जी आप क्या करेंगे, मैं सबसे पहले जो है ना पेशेंट को अपराइट रखूंगा, मैं उसको स्मॉल 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 फीड्स दूंगा, मैं उसको जो है ना वो रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो भी उस पेशेंट को हुई है, मैं उसको ट्रीट करूंगा, लाइक एस्पिरेशन नमूनिया या फिर एस्पिरेशन हुई है पेशेंट को, तो आई ट्रीट दैट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, अच्छा आगे से एग्जामिनर पूछता है जी, आप बता दें मुझे, आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या करोगे जी, बलून डायलिटेशन करूंगा या फिर मैं हेलर्स इसोफेगो मायोटोमी करूंगा, ठीक है। तो दैट आर एंड बोtulinum टॉक्सिन, दैट थ्री आर मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले बलून डाल दोगे, ठीक है, या मैं सर्जिकल प्रोसीजर पे जाऊंगा। सर्जिकल प्रोसीजर अगर कोई पूछ लेता है देन इट्स इंपॉर्टेंट, वरना सर सर्जिकल करेक्शन, दैट्स इनफ, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है देन यू हैव टू गो फॉर द हेलर्स इसोफेगोमायोटमी, एंड इफ समवन डोंट आस्क तो जस्ट गो फॉर द सर्जिकल करेक्शन, दैट्स इट। सबसे पहले बैलून डाला, दूसरा आपके पास क्या है, हेलर्स इसोफेगोमायोटमी, और उसके बाद बटुलिनियम टॉक्सिन, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। अगर आपको तीन बातें याद हैं, एक आपने उसको बैलून डाल दिया, एक आपने उसको इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, और तीसरा आपने इंजेक्शन दे दिया, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस टू रिमेंबर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक्लेजिया हो गया, ड्यूडेनल एट्रीजिया हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो कि ना सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको सर्जरी का कुछ कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्जिकल अप्रोच दे दी, आपको सर्जरी का कुछ कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो एग्जामिनर बैठे होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि जी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमें बता दें। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आप लोगों को एक दफा जरूर 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 याद होने चाहिए। वो आपने ये नहीं है कि ओनली द सर्जिकल, अगर सर्जिकल बता भी दिया, अगर तो उसने एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट सर्जिकल प्रोसीजर जो कि आप परफॉर्म करोगे। A 6 month old present with recurrent vomiting and poor weight gain. What could be the history point? Does the child vomit, regurgitate after feed?
इज द वॉमिटिंग एफर्टलेस और फोर्सफुल? ये क्या आपको डिफाइन कर रही है? एफर्टलेस और फोर्सफुल GERD और पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। एनी चोकिंग, कफ, वीज और एपनिया एपिसोड, ठीक है, जिसमें आप कोई भी कार्डिक, कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कोई भी अपनी एपिसोड आ रही है, पेशेंट परसिस्टेंटली कफ कर रहा है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज कुड बी देयर। एनी पुअर वेट गेन, फीडिंग और फीडिंग रिफ्यूजल, ये आप किसी में देखोगे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, पुअर वेट गेन है, फीडिंग रिफ्यूजल है, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिक है, पेशेंट को फिट्स हो रहे हैं, पेशेंट की टोन पुअर है, पेशेंट की पुअर उसके जो है जो ग्रॉस माइलस्टोन 6 मंथ के ऊपर अचीव होने चाहिए वो नहीं हो रहे। हाउ आर द फीड गिवन? ब्रेस्ट है, फॉर्मूला है, पोस्चर आफ्टर फीड, पेशेंट का पोस्चर क्या है, क्या प्रॉपर बर्प दी जा रही है, नहीं दी जा रही, फॉर्मूला आपके पास कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कितना कंटेंट ऐड किया जा रहा है अगर आप काउ मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो दीज कैन बी द हिस्ट्री पॉइंट्स व्हिच कैन लीड टू योर स्पेसिफिक डायग्नोसिस। अच्छा, डीडीज क्या हो सकता है? पायलोरिक मैंने आपको बता दिया, मैलन्यूट्रिशन। अच्छा, फर्दर डीडीज जो है वो आप लोगों को हर जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सबके साथ डीडीज जो हैं वो आपके पास अटैच्ड हैं, ठीक है, तो फॉर यू गाइस, ठीक है, ताकि जब आप अगर स्लाइड्स खोलो तो उसके डीडीज एक दफा आप लाजमी पढ़ो। अच्छा, क्या था? अच्छा, पायलोरिक स्टेनोसिस ये आपको बता दिया है कि पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर आपके पास वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल होगी, पहली बात तो ये, ठीक है, और नॉन बिलस होगी और एफर्टलेस है, ठीक है, नॉट एफर्टलेस रिगर्जिटेशन। अच्छा, जो आपके पास मैलुटेशन विद वॉल्वुलस है इसके अंदर आपके पास बिलस वॉमिटिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो यू हैव टू आस्क बिलस है या नहीं है। अगर बिलस है तो आप जो है वो पेशेंट को ड्यूरेनल एट्रीजिया भी सस्पेक्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू आस्क सबसे पहले प्रोजेक्टाइल, एफर्टलेस और बिलस वॉमिटिंग है या नहीं है। कॉमन प्रोटीन एलर्जी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पेशेंट को, अच्छा आप पूछ लोगे कि पेशेंट को इसके अलावा कोई रिस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, कोई आपके पास जो है ना वो ब्लड इन स्टूल्स है नहीं है, तो आपके पास कॉमन प्रोटीन एलर्जी रूल आउट हो जाएगी। सीएनएस कॉजेज, सीएनएस कॉजेज का सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास सीएनएस कॉजेज के अंदर पेशेंट जो है वो फीड से उसका ताल्लुक नहीं है, फीड दी या नहीं दी, वॉमिटिंग आर देयर, ठीक है, और मेटाबॉलिक कॉजेज के अंदर आप लोगों को बता दिया है यूरोसाइकिल डिफेक्ट, गैलेक्टोसीमिया। अच्छा, गैलेक्टोसीमिया का तो जो पेशेंट है वो आपके पास वैसे ही जॉन्डिस के साथ मौजूद होगा, फिट्स के साथ मौजूद होगा, सेप्सिस के साथ होगा, कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट है इतनी जल्दी नहीं आएगा, कैटरेक्ट तो तब आएगा जब आप लॉन्ग टर्म मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो कैटरेक्ट कैन बी देयर, लेकिन गैलेक्टोसीमिया का मरीज आपके पास हाइपोग्लाइसीमिक मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, पेशेंट आपके पास कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया और अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया दोनों चीजें आपके पास मौजूद होंगी, पेशेंट आपके पास जो है ना वो फिट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, तो दैट इज द चीज इसके अंदर जो आप गैलेक्टोसीमिया के अंदर देख सकते हो। अच्छा, इसका डायग्नोसिस GERD है, बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। व्हाट इज द एटियोलॉजी? हाइडल हर्निया, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, इमेच्योरिटी ऑफ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, शॉर्ट इंट्रा एब्डोमिनल एसोफेगस है, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लाइक ओबेसिटी, क्रॉनिक कफ, ये तो खैर बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर आप लोग इसको देखोगे लेकिन नॉट इन द पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ एज। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जिस तरह से एक्लेजिया का आप लोगों को बताया गया था कि जिसके अंदर आपके पास जो है ना वो गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं और बैक प्लेक्सिस आपके पास एब्सेंट है, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू इम्पेयर्ड ओपनिंग ऑफ द lower esophageal sphincter, and that can cause GERD. Chronic lung disease, prematurity, and medication like theophylline, caffeine, and anticholinergics. The pathophysiology, is not that important. अगर आपके पास जो है ना वो GERD अगर आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हो, that is enough for you. पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों से नहीं पूछता कोई भी, ठीक है, so that is not important for you guys. But if you can read, please read it. Incompetence of lower esophageal sphincter that cause reflux of the gastric content. Okay. Esophageal mucosal damage via acid toxin and bile salt that can further on leads to Barrett esophagus. लेकिन not in the small child. लेकिन you have to know the complication of the recurrent gastroesophageal reflux. So you should know the complication, and that can lead to CA, cancer. Recurrent aspiration can lead to airway disease and chronic inflammation like stricture. Acha, it have been mentioned that chronic inflammation can lead to stricture and Barrett's esophagus. Clinical feature initially बता दिया.
Recurrent regurgitation, vomiting, poor weight gain, feeding refusal, एंड इरिटेबिलिटी आर्चिंग सैंडरफोर्ड सिंड्रोम। अच्छा, सैंडरफोर्ड सिंड्रोम बेसिकली आपके पास जो है ना वो इन्फेंटाइल स्पैज्म को मिमिक कर रहा होता है। समटाइम्स पेशेंट जो है ना वो इस तरह से आर्चिंग कर रहा होता है, इट फील्स लाइक पेशेंट इज हैविंग अ फिट। ठीक है, तो फिट एंड सैंडरफोर्ड सिंड्रोम दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट इरिटेबल होता है, पेशेंट को गर्ड की वजह से पेशेंट आर्च करता है, राइट। तो सैंडरफोर्ड सिंड्रोम एंड infantile spasm, yeah, fits are both are different entities. Other child can present with heartburn, epigastric burn, dysphagia, chronic cough, wheezing, and hoarseness, or dental enamel erosion. Obviously, that is important thing. Dental enamel erosion. Why? Because whenever the patient is having a GERD, जिसकी वजह से आपके पास पेशेंट को एसिडिट जिस तरह से वो गर्ल्स के अंदर डिजीज होता है जिसके अंदर वो वॉमिट आउट करती हैं, बुलिमिया नर्वोजा। तो दैट इज द सेम, उसके अंदर भी डेंटल इनामल इरोजन होती है, एंड गर्ड कैन आल्सो कॉज द डेंटल इनामल इरोजन, राइट। Investigation, mostly clinical diagnosis in uncomplicated cases. But if the diagnosis has to be confirmed, you have to go for the pH probe monitoring. pH probe monitoring आगे define की गई है, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं, but remember the name pH probe monitoring. ठीक है। Multi-channel intraluminal impedance pH can also be the diagnostic test for this. Endoscopy with biopsy, checking the mucosal damage and exclude eosinophilic esophagitis, barren swallow, for rule out the anatomical abnormalities and esophageal manometry for motility assessment, right? Differential diagnosis I have already discussed before. Cow milk protein allergy आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा respiratory symptoms और blood in stool के साथ। Pilotic stenosis आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा with प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। मैलोटेशन वॉल्वुलस के अंदर पेशेंट बिलस वॉमिटिंग। एकलेजिया आपको बता दिया है इनिशियली, सबसे पहला वही था, ठीक है। एओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस के अंदर भी पेशेंट आपके पास गर्ड की सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट कर रहा होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज पेशेंट पेनफुल गैस आपके पास जो है ना वो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लाइक, जिसके अंदर सबसे पहले आपने पोजीशन पेशेंट की सेट करनी है। दैट इज अ ट्रीटमेंट जो कि आपसे पूछा जाता है इन योर फाइनल एग्जाम, इन योर फाइनल टॉक। सबसे पहले इन्फेंट के अंदर पोजीशनिंग इज द फर्स्ट थिंग विच यू डू इफ यू आर सस्पेक्टिंग द गर्ड। यू हैव टू थिकन द फीड एंड स्मॉलर फीड, फ्रीक्वेंट फीड। बच्चों के अंदर उसके बाद आपके पास अगर तो पेशेंट कोई भी ओबीज है तो आपने वेट रिडक्शन ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड ट्रिगर्स लाइक कैफीन, चॉकलेट, फैटी फूड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक। No lying down after the meal and elevated the head of bed. Pharmacological, obviously, PPIs are important, H receptor antagonists, prokinetics are important, and antacid are important. If the pharmacological, non-pharmacological, both the treatment have are not working, तो आप surgical treatment के ऊपर जाते हो, ठीक है। Indication क्या है? Failure to the optimal medical therapy, life-threatening complication like sware, aspiration and apnea, esophageal strictures like Barrett's esophagus, ठीक है। निसन फंडिप्लिकेशन क्या होता है? आप पेशेंट के कार्डिक जो आपके पास गैस्ट्रिक आपके पास जो गैस्ट्रिक एंट्रम है उसको आप अलोंग द एसोफेगस टाई टाई कर देते हो। यू कैन सर्च द गूगल फॉर दिस एज वेल। आप उसके पूरे के पूरे जो आपके पास गैस्ट्रिक एंट्रम है उसको पूरे के पूरे आप उसको एसोफेगस के इर्द गिर्द टाई कर देते हो अलोंग द कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली निसन फंडोप्लिकेशन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एज वेल। आई हैव अ फोटो, नहीं, नो आई हैव नॉट एडेड द फोटो। अच्छा, malnutrition बेसिकली आपके पास इम्पॉर्टेंट है फॉर योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग केस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैल बेसिकली हम लोग WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कर रहे होते हैं वही 10 पॉइंट्स जो हम लोग कहते हैं कि जी 10 पॉइंट्स मैनेजमेंट है इसकी मैल न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे पास क्वाशियरकोर और मेरास्मस जो कि बहुत टिपिकल
से सिनेरियोज हैं ऑलमोस्ट वही आ रहे होते हैं, ठीक है। उन्हीं के सामने फोटो लगी होती है, सेम सेम उन्हीं के सामने फोटो लगी होती है, और आपने उसको 10 पॉइंट्स जो कि WHO के 10 पॉइंट्स मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से चलना होता है, जिसमें वही हाइपोग्लाइसीमिया है, मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैनेजमेंट डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट है, उसके बाद आपके पास इन्फेक्शंस को मैनेजमेंट है। तो दैट आर द 10 पॉइंट्स विच यू हैव टू मैनेज फॉर अ malnourished child। और इसके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी आप लोगों से कोई क्लिनिकल सिनेरियो नहीं पूछा जाता, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट एडेड द क्लिनिकल सिनेरियो। सिंपल एक फोटो रखी जाती है और बताया जाता है कि ये पेशेंट है आपके पास, व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू ट्रीट दैट पेशेंट, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, एक चीज आपसे पूछी जाती है जो कि malnutrition की IMNCI क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर वेट फॉर एज लेस देन -3 SD है, वेट फॉर हाइट आपके पास लेस देन -3 SD है, मिड अपर आर्म circumference लेस देन 11.5 है, और आपके पास एडिमा प्रेजेंट है। तो दीज आर द IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ द malnutrition, ठीक है। तो वो आपको याद होनी चाहिए, और 10 पॉइंट जो कि WHO के हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो आप लोगों को याद होने चाहिए। दैट इज द होल थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द malnutrition child, दैट्स इट। No one will ask you about the epidemiology. Yes, they can ask you about the primary or secondary cause. Primary cause obviously inadequate diet intake है, ठीक है। प्राइमरी कॉज के अंदर आपके पास मदर की प्रेगनेंसी का जो है ना वो कम है, फासला कम है, ठीक है। फादर की ऑक्यूपेशन नहीं है, फादर जो है वो आपके पास कोई भी एडिक्ट है, बच्चा प्रॉपरली जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं ले रहा, या बच्चे को प्रॉपरली खाना नहीं दिया जा रहा, ठीक है, या मदर का ध्यान नहीं है, वर्किंग वुमेन है मदर। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर इन द प्राइमरी विच फॉल्स इन द प्राइमरी malnutrition। तो ये चीजें आप लोगों को प्राइमरी malnutrition की causes, you should know the causes of primary malnutrition। After that, the secondary malnutrition, obviously secondary malnutrition are there is there। जब भी आपके पास पेशेंट को कोई डिजीज है, कोई भी congenital हार्ट डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, एनीथिंग विच इज विच इज सेकेंडरी, ठीक है, विच इज सेकेंडरी लाइक आपके पास कोई भी क्रॉनिक इलनेस है दैट लीड्स टू malnutrition। तो सेकेंडरी malnutrition और प्राइमरी malnutrition में सिंपल सिंपल ये फर्क है। अच्छा, क्वाशियोर और मरासमस, फर्क आप लोगों को देख के नजर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्वाशियोर और मरासमस का, ठीक है। बेसिकली मरासमस इज स्वेयर, अच्छा, मैंने जिस तरह से मरासमस याद रखा हुआ है कि मरासमस में एडिमा नहीं होता, क्योंकि एडिमा में भी एम है और मरासमस में भी एम है। तो जिस तरह से हम लोग याद रखते हैं ना कि एडिसन्स और कुशिंग, एडिसन्स के अंदर आपके पास जो है ना वो हार्मोनल डिक्रीज होते हैं, आपके पास कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है, और आपके पास जो है ना वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज होते हैं। तो जिस तरह से उसको आपने ऑपोजिट करके याद रखा हुआ, आई डोंट नो आप लोगों ने उसको किस तरह से याद रखा है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से ऑपोजिट करके याद रखा हुआ है। तो मेरास्मस के अंदर एम आ रहा है, देयर इज नो एडिमा। क्वाशियर कोर के अंदर एडिमा है, ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो मेरास्मस बेसिकली स्वेयर कैलोरिक डेफिशिएंसी, एंड क्वाशियर कोर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी विद एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक, दैट कॉज एडिमा। प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन बेसिकली एल्ब्यूमिन इज आल्सो अ प्रोटीन एंड दैट कॉजेस एडिमा, राइट। Oxidative stress and free radical injury causes skin, hair, and fatty liver. ठीक है. Micronutrient deficiency coexist with iron, vitamin A, and iodine. These are the photo. This is the photo of marasmus. This is the photo of kwashiorkor. Kwashiorkor is having edema, is having abdominal protuberance. ठीक है. There is bulging eyes. आपके पास जो है ना वो हेयर लॉस है आपके पास। अगर आप मरासमस में देखो देन देयर इज विंकल्स, आपके पास स्किन के अंदर रिंकलिंग है, आपके पास प्रोमिनेंट रिब है, आपके पास थिन लिम्स हैं। तो क्वाशियोर और मरासमस के अंदर यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल जजमेंट, क्लिनिकल कंडीशन जो कि पेशेंट की उस वक्त आपके पास सामने नजर आ रही है। I have told you marasmus were wasting, no edema, old man face, prominent rib. Old man face is a thing जो कि आपसे पूछी जा सकती है कि old man face किस में होता है, तो you have to tell कि marasmus के अंदर होता है। Posterior core pitting edema है, moon face है, fatty liver ascites है, आपके पास flaky paint skin है, sparse hypopigmented hair है जिसके अंदर flag sign है। Flag sign क्या होता है आपके पास? होता ही है कि पेशेंट का हेयर है, हेयर के ऊपर एक साइड पे एक हेयर स्ट्रैंड लो, उसके ऊपर आप देखोगे कि एक साइड पे ब्लैक, फिर आपके पास हाइपरपिगमेंटेशन, फिर ब्लैक, फिर हाइपरपिगमेंटेशन, फिर ब्लैक, फिर हाइपरपिगमेंटेशन, एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड पे, दैट इज बेसिकली फ्लैग साइन।
इन्वेस्टिगेशन। वेट फॉर हाइट, मॉडरेट वेस्टिंग, -3 to -2 to -3 st, square wasting less than more than less than -3 st. Mid-upper circumference is less than 11.5 square acute malnutrition, ये आप लोगों को पहले बता दिया है। वेट फॉर एज अंडर वेट। लेबोरेटरी में सीबीसी, सीरम प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, 10 पॉइंट्स ऑफ WHO मैनिफेस्ट, WHO ट्रीटमेंट है malnutrition के। दैट शुड, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द 10 पॉइंट्स जो कि आप लोगों को WHO के WHO की गाइडलाइंस के अंदर है, वही आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा आगे पीछे की बातें नहीं पूछी जाती। हाँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर IMNCI का आपसे जिक्र किया, वो आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स इसके अंदर प्रॉपर जो है ना वो लिख दिए गए हैं। स्टिल आई हैव टोल्ड यू वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और एडिमा। दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन अ चाइल्ड विद अ सेवियर एक्यूट malnutrition। लिख लें कहीं पे। Laboratory CBC, serum protein, electrolytes, micronutrients, stool examination for parasite and malabsorption, and HIV TB screening are there. Imaging if if they were suspecting TB pneumonia, if they were suspecting any secondary cause of malnutrition, and abdominal ultrasound like hepatomegaly or ascites. अच्छा, वाटर लॉ क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाटर लॉ क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, जिसके अंदर इट यूजेस हाइट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट, ठीक है। एक्सप्रेस है द परसेंटेज ऑफ मीडियन। अच्छा, पैरामीटर क्या है आपके पास? वेट फॉर हाइट मोर देन 90% इज नॉर्मल। ये बेसिकली वेट फॉर हाइट ये है कि उस पेशेंट की उस वेट के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उस पेशेंट की उस पेशेंट की उस वेट के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अब 90% फॉल कर रही है तो इट मींस इट इज नॉर्मल। अगर वो 80 to 90% ग्रेड 1, 70 to 80% ग्रेड 2, 60 to 70% इज ग्रेड 3 एंड लेस देन 60% इज ग्रेड 4। आपने उस वेट के हिसाब से उसकी हाइट प्लॉट कर लेनी होती है कि जी अगर ये वेट है तो इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। सेम गोज फॉर द हाइट फॉर एज, इस एज के हिसाब से इस पेशेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस पेशेंट की हाइट 95% से बिलो है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक 4 साल का बच्चा है, उसकी हाइट आपके पास 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी अब फॉर एग्जांपल 95 सेंटीमीटर है या 96 सेंटीमीटर, देन इट्स नॉर्मल। अगर उसकी हाइट 4 साल के ऊपर 90 सेंटीमीटर है, देन इट्स ग्रेड 1 ऑफ स्टंटिंग। इफ द हाइट ऑफ द पेशेंट, 4 साल का बच्चा है, उसकी 85 सेंटीमीटर की हाइट है, देन इट मीन इट्स मॉडरेट। अगर एक पेशेंट की एज के हिसाब से उसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल 4 साल का बच्चा है और उसकी हाइट जो है वो आपके पास 60 है, 60 सेंटीमीटर है, देन इट मीन्स उसकी हाइट लेस देन 80% जो कि होनी चाहिए उससे लेस देन 80 है, तो इट मीन्स द पेशेंट इज फॉलोइंग इन स्वेयर स्टंटिंग, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। अगर क्लियर किया है तो मुझे जरा चैट में बता दें। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है डॉक्टर आना, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैनेजमेंट। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फेज है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करना है, इन्फेक्शंस को करेक्ट करना है, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं।
उसके बाद ट्रांजिशन फेज है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन फेज। ठीक है, दीज आर द फेजेस आप लोगों को याद रखने चाहिए। इमरजेंसी फेज, ट्रांजिशन फेज, रिहैबिलिटेशन फेज। पेशेंट आया स्वेयर मैलन्यूट्रिशन के साथ, ठीक है, स्वेयर मैलन्यूट्रिशन के साथ मरीज आया, आपने सबसे पहले आपने उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, उसके बाद आप ट्रांजिशन फेज पे गए, फिर रिहैबिलिटेशन फेज पे गए। इमरजेंसी में वही आपको दोबारा बातें बता देता हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्फेक्शंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ट्रांजिशन फेज के अंदर पेशेंट को आपने कॉशियस फीडिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें आप F75 देते हो। F75 आइदर या तो बने बनाए भी आ जाते हैं, यू कैन ऑल्सो मेड दैट इन योर हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में बनाने का तरीका आई कैन सेंड दैट इन द ग्रुप, आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट क्योंकि वो एक देसी सा तरीका है, अगर आप लोग कहोगे तो आई सेंड इन दैट ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर F75 खुद से बना दिया जाता है। ठीक है, तो आई कैन शेयर दैट इन द ग्रुप एज वेल। अच्छा, रिहैब फेज के अंदर आपने जो है ना पेशेंट को F75 से F100 पे शिफ्ट करना होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप F75 से F100 पे शिफ्ट करते हो, यू शुड आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसमें आपके पास पेशेंट को एडिमा ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, पेशेंट जो है ना वो एडिक्वेटली उसको डायरिया ना डेवलप हो जाए आफ्टर F75। तो आपने ये चीज़ें हैं, या पेशेंट को वॉमिटिंग ना डेवलप हो जाए आफ्टर F75। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं जब भी आप पेशेंट को F75 टू F100 पे शिफ्ट करते हो, राइट। तो यू शुड नो सबसे पहले एडिमा, जो आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसको आपने इमरजेंसी फेज ट्रीट कर दिया, आपने ट्रांजिशन फेज के ऊपर ले आए हो F75 के ऊपर, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मैं उसको रिहैबिलिटेशन फेज के ऊपर F100 पे शिफ्ट करूं, तो आपने क्या चीजें हैं जो देखनी है, और वो देख के आपने उसको F75 पे F100 पे शिफ्ट करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास डायरिया है, लूज टूल्स है, पेशेंट को लूज टूल्स ना डेवलप हो F75 से, पेशेंट को जो है ना वो एडीमा नहीं होना चाहिए। एडीमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने जहन में रखनी है बात, कि एडीमा नहीं होगा। सर अगर एडीमा नहीं होगा मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा F100 पे, लेकिन अगर एडीमा है देन आई विल कीप ऑन गोइंग विद द F75। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने F75 से F100 पे शिफ्ट कर दिया। क्यों? अच्छा, F75 में 75 किलो कैलोरीज होती हैं, ये सिंपल बात है, और F100 के अंदर 100 किलो कैलोरीज होती हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट विद द आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर द इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड। आयरन क्यों नहीं देना होता? क्योंकि आयरन फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया आपके पास आयरन यूटिलाइज करके फर्दर ग्रो ऑन होते हैं। दैट इज द रीजन आपने आयरन नहीं देना होता इन इमरजेंसी फेज। लेकिन जब रिहैब फेज के अंदर जाते हो, यू हैव टू गो फॉर द आयरन सप्लीमेंटेशन। And after that, psychological, psychosocial stimulation and maternal counseling are important. रेसोमाल, रेसोमाल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, अगर आपके पास जो है ना वो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डीप डिटेल के अंदर चले जाते हैं, रेसोमाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है रेसोमाल के अंदर होता क्या है। देयर इज सोडियम, देयर इज पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड इट्स ऑस्मोलैरिटी शुड आल्सो बी रिमेंबर। ठीक है, सोडियम आपके पास 45 मिलीमोल है, पोटेशियम आपके पास 40 मिलीमोल है, क्लोराइड 70 मिलीमोल है, मैग्नीशियम 3 मिलीमोल है, जिंक 0.3 और कॉपर 0.05 मिलीमोल। जिंक एंड कॉपर आर नॉट इंपॉर्टेंट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोराइड, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, 70, 45 और 40, 70, 45 और 40। ठीक है, अच्छा, are different. Malnourished child have risk of sodium overload and often deficient in potassium, magnesium, zinc and copper. That is why Resomal is used. क्योंकि रेसोमाल में जिंक भी है, रेसोमाल में कॉपर भी है। ठीक है, तो malnutrition चाइल्ड के अंदर आपके पास सोडियम ओवरलोड के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई सोडियम इज 45, सोडियम क्वांटिटीज के अंदर कम होती है, 45 मिलीमोल। दैट इज वाई रेसोमाल इज गिवन। इंडिकेशन सैम, administration protocol is important. After 10 milliliter per kg after each loose stools, mild dehydration. Moderate dehydration 5 ml per kg after every 30 minutes for the 2 hours, and 5 to 10 milliliter per kg per hour for next 4 to 10 hours.
Mild dehydration के अंदर 5 to 10 ml per kg after every loose stools, and then after 5 to 10 ml per kg per hour for next 4 to 10 hours. Continue breastfeeding and F75 feeds simultaneously. Sweat dehydration with shock इसके अंदर आपके पास IV fluids, half strength dextrose plus Diros plus 5% dextrose और ringer lactate with dextrose available if not plain saline. अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बच्चा आपके पास स्वेट डिहाइड्रेशन के अंदर फॉल करता है और बच्चा जो है वो आपके पास मैलन्यूट्रिश्ड है और वो स्वेट डिहाइड्रेशन है, पहली बात तो यह है मैलन्यूट्रिश्ड चाइल्ड के अंदर डिहाइड्रेशन का अंदाज़ा लगाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मैलन्यूट्रिश्ड चाइल्ड आता है वो आपके पास जो है ना उसमें स्किन टर्गर भी स्लो होता है, पेशेंट की वैसी जो है ना वो मरास्मेटिक सी शक्ल होती है, उसकी आइज अंदर को गई होती हैं, तो यू कैन नॉट टेल कि ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नहीं है. व्हाट आर द पैरामीटर्स जिससे आप चेक कर सकते हो कि आइदर दिस पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड और नॉट. ठीक है, क्या है? ब्लड प्रेशर पहली बात, पेरिफेरल पल्सेस दूसरी बात, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन तीसरी बात, इफ द fontanelle इज ओपन डिप्रेस्ड इंटीरियर fontanelle चौथी बात, यूरिन आउटपुट पांचवी बात, ब्लड प्रेशर छठी बात. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं जिसमें आपके पास ओरल म्यूकोजा है, आई म्यूकोजा है, स्वेटिंग इज द सिक्स थिंग. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके अंदर आप एक मैल न्यूट्रिश्ड चाइल्ड के अंदर डिहाइड्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट डिहाइड्रेटेड चाइल्ड के अंदर आपने प्लान बी प्लान सी वाला हिसाब नहीं देना होता, इसके अंदर आपने 10 मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से देना होता है इन 1 आवर. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीअसेस द चाइल्ड वेदर द चाइल्ड is dehydrated or not. If the child is dehydrated, then you have to again go for the 10 milliliter per kg of the ringer lactate and then reassess the child again. This is a standard protocol for giving for rehydrating a child who is malnourished, right? And if आपके पास रेसोमाल मौजूद है, पेशेंट जो है ना वो ओरल इनटेक ले सकता है, देन यू हैव टू गो फॉर द रेसोमाल विच इज 5 to 10 मिलीलीटर पर केजी आफ्टर ईच डोज टूल्स, या फिर 5 मिलीलीटर पर केजी आफ्टर एवरी 30 मिनट फॉर 2 घंटे. 10 किलो का बच्चा है, आपने उसको जो है ना 5 10 50 50 मिलीलीटर अभी दिया, 50 मिलीलीटर आधे घंटे बाद दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 बजे बच्चा आया, 50 मिलीलीटर 12 बजे दिया, 50 मिलीलीटर 12:30, फिर 1, फिर 1:30 और 1:30 सॉरी, और उसके बाद 2. फिर उसके बाद आपने क्या किया, 5 to 10 मिलीलीटर पर केजी पर आवर. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4 to 10 आवर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा 10 किलो का है तो आपने उसको 50 मिलीलीटर हर घंटे दिया 4 से 10 घंटे के लिए, और साथ आपने उसको ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करवाई. अच्छा, थोड़ा सा ज़रा आप लोगों को लो स्मोलर ओआरएस के भी बारे में बता दूं. मैंने इधर मेंशन नहीं किया, बट यू गाइस शुड रिमेंबर द कॉम्पोजिशन ऑफ लो osmolar ओआरएस एज वेल. ग्लूकोज आपके पास 75 मिलीमोल है, उसके अंदर सोडियम 75 मिलीमोल है. ठीक है, जिस तरह से बताया रेसोमाल में सोडियम कम है, इसलिए रेसोमाल दिया जाता है मैलन्यूट्रिश्ड चाइल्ड, और मैलन्यूट्रिश्ड चाइल्ड के अंदर लो स्मोलर ओआरएस नहीं दिया जाता क्योंकि उसके अंदर सोडियम ज़्यादा है. सोडियम और ग्लूकोज 75 है, ठीक है, और क्लोराइड 65 है. 75 75 65, ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड पोटाशियम. ग्लूकोज 75, सोडियम 75, दो चीजें 75, उसके बाद 10 कम कर दो क्लोराइड के अंदर तो 65 क्लोराइड है. ठीक है, पोटाशियम आपके पास 20 मिलीमोल है और सिट्रेट 10 मिलीमोल है. ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी 245 मिलीमोल है, और इसके अंदर ये है 300 मिलीमोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर. और जो आपके पास लो ऑस्मोलर ओआरएस है वो है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, ये आपको मैंने 1 लीटर की जो कॉम्पोजिशन है लो ऑस्मोलर ओआरएस की वो बताई है. ठीक है, follow protocol. Inpatient usually stabilize है, daily weight, temperature, hydration status, 12 hourly feeding intake, child urine output, weekly hemoglobin electrolytes if possible. Post discharge weekly for first 2 weeks. बच्चे को आपने आज की तारीख में डिस्चार्ज किया है, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे को, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, दैट्स इट, 2 वीक्स हो गए. फिर एवरी 2 वीक्स उसके बाद आपने 14 दिन बाद आना है, फिर 14 दिन बाद आना है अंटिल रिकवरी. व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज 10 ग्राम पर केजी पर डे शुड बी द डेली वेट.
Mid upper arm circumference should be more than 11.5. Edema should be resolved. Clinical well-being, पेशेंट को भूख लगनी चाहिए. सिंपल, पेशेंट को भूख लगनी चाहिए. Long-term monitoring it for 6 months, assess the developmental milestone, provide psychological stimulation, nutritional education for the caregiver, and ensure the minimum acceptable diet as per WHO. A 4-year-old child present with chronic diarrhea, anemia, and abdominal distension. Simple. How would you approach? जी मैं पूछूंगा मरीज जो है वो कब से इसको मोशन है. जिस बच्चे को जो है ना वो 6 महीने से मोशन है. अच्छा जी, तो आपने जो है ना वो क्या महसूस किया, मोशन जो है वो आप ये कब शुरू हुए? जी जब से मैंने इसको वीनिंग स्टार्ट की तब से मोशन शुरू हो गए. अच्छा मुझे ये बताओ कि मोशन जो है वो किस तरह के होते हैं? मोशन बड़े बड़े होते हैं, ग्रीजी होते हैं, डिफिकल्ट टू फ्लश होते हैं, डिफिकल्ट टू वॉश होते हैं. अच्छा ठीक है. आपको लग रहा है आपके बच्चा फल फूल रहा है? नहीं जी, मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं फल फूल रहा, उसको तो जो है ना वो खून की कमी बताई गई है. और मेरे बच्चे का कद भी नहीं बढ़ रहा, आम बच्चे इससे बड़े हैं लेकिन मेरा बच्चा छोटा है. अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके बच्चे का पेट तो नहीं फूल जाता? हाँ जी, मेरे बच्चे का पेट फूल जाता है. और जब भी कुछ खाना खाता है तो पेट फूल जाता है. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. डॉक्टर इसके टेस्ट करवाई जा रहे हैं लेकिन जो है ना वो कोई भी फायदा नहीं हो रहा. दीज आर द हिस्ट्री पॉइंट विच यू हैव टू बाय विच यू हैव टू अप्रोच. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अच्छा जी आपको क्या लगे, जी आप इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? एग्जामिनर आगे से पूछेगा जी मैं इसको जो है ना सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करूंगा, उसके बाद मैं इसकी बेसलाइंस करवाऊंगा जिसमें मैं इसकी सीबीसी करवाऊंगा, इसके आरएफटीज करवाऊंगा. ठीक है, क्योंकि बच्चा बार बार abdominal डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद जी क्या करवाओगे? जी मैं स्टूल कंप्लीट करवा लूंगा. अच्छा और क्या करवाओगे? जी मैं मुझे लग रहा है कि ये सीलिएक डिजीज है जिसके लिए मैं इसकी जो है ना वो एंटी टीटीजीज करवा लूंगा विद आईजीए लेवल्स. और अच्छा जी ठीक है, उसमें क्या आएगा? जी मैं बताऊंगा जी उसमें जी पॉजिटिव लेवल आएगा तो पेशेंट की काउंसलिंग क्या करोगे? अच्छा पेशेंट को मैं बताऊंगा कि जी गंदम से एलर्जी है आपके बच्चे को. तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप से एग्जामिनर वहां बैठ के पूछता है. ठीक है, सिर्फ एक लाइन का आपके पास क्वेश्चन होता है और उसी का आपने सबसे पहले हिस्ट्री पॉइंट्स पूछने हैं. आपने उससे जाना वही एग्जामिनर वालदा बन जाता है, वही एग्जामिनर वालिद बन जाता है. ठीक है, तो यू हैव टू आस्क द हिस्ट्री पॉइंट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एग्जामिनर और उसके बाद यू हैव टू रीच टू द स्पेसिफिक डायग्नोसिस और हैव टू रीच फॉर द स्पेसिफिक डायग्नोसिस. और उसके बाद जो है वो यू हैव टू टेल के डायग्नोसिस क्या है, उसकी मैनेजमेंट ऑब्वियसली मैनेजमेंट आगे बढ़ाई जाएगी. यू शुड नो द मैनेजमेंट. अच्छा, क्रोनिक डायरिया कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस, जियार्डियासिस. अच्छा जियार्डियासिस और इसमें फ़र्क ये है, जियार्डिया भी आपके पास जियार्डियासिस भी एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है और उसके अंदर भी आपके पास जो एपिथेलियल लाइन है वो भी सेम उसी तरह से ख़राब होती है जिस तरह से आपके पास सीलिएक में ख़राब होती है. वही मार्च क्राइटेरिया सॉरी. तो वो आगे डिस्कस कर लेते हैं. खैर उसमें भी आपके पास जो है ना वो म्यूकोजा जो आपके पास एपिथेलियम है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, वो उसी तरह से इफेक्टेड होती है जिस तरह से सीलिएक में इफेक्टेड होती है. लेकिन जार्डियसिस में मसला ये है कि जार्डियसिस के अंदर फाउल स्मेलिंग स्टूल्स होते हैं, पेशेंट को आपके पास एब्डोमिनल पेन होती है और समटाइम्स फीवर भी होता है. आईबीडी में पेशेंट जो है वो इसके अंदर कहीं पे भी आपके पास ब्लड इन स्टूल का जिक्र नहीं है, तो आपके पास जो है ना वो आईबीडी के अंदर ब्लड इन स्टूल होता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पेशेंट को डिले इन द पैसेज ऑफ द मेकोनियम होता है, सॉल्टी आपके पास उसका स्वेट होता है, मल्टीपल जॉन्डिस की हिस्ट्री होती है, मल्टीपल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है. देन दैट कैन आल्सो बी द दैट इज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस. प्रोटीन एलर्जी, मैल्न्यूट्रिशन, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट जो है ना वैसे फेलियर टू थ्राइव है. और दूसरा ये है कि उसका 4 साल का बच्चा है तो वो ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल और ये सारी जो माइलस्टोन है वो अचीव नहीं करेगा. माइलस्टोन डिले होते हैं. सीलियक डिजीज बेसिकली इम्यून मीडिएटेड सिस्टमैटिक डिसऑर्डर है, ट्रिगर होता है बाय द डाइटरी ग्लूटेन. ठीक है. फीमेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है, ये बात याद रखनी है. और जेनेटिक्स के अंदर जो बात याद रखने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, HLA-DQ2. ये बात अपने अपने साथ बांध लो, अपने साथ लिख लो. HLA-DQ2 बहुत पसंद होता है लोगों को. तो HLA-DQ2 जेनेटिक जिन लोगों के अंदर HLA-DQ2 होता है उनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर सीलियक डेवलप होगा. एसोसिएटेड डिसऑर्डर ये पता है कि आपके पास डायबिटीज मेलाइटस है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, टर्नर सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम के अंदर छीले के चांसेस ज्यादा होते हैं, और सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी. क्लिनिकल फीचर्स: क्रॉनिक डायरिया, स्टोरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन, ग्रोथ फेलियर, वेट लॉस. एटिपिकल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, शॉर्ट स्टेचर, डिलेड प्यूबर्टी, ये सारी बता दी हैं. डेंटल
इनेमल हाइपोप्लेजिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि डेंटल इनेमल हाइपोप्लेजिया होता है, दांत बच्चे के बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ऑस्टोपिनिया, रिकरेंट एब्सेस अल्सर और ट्रांसएमेनाइटिस, एक्सोइंटेस्टाइनल के अंदर आपके पास, न्यूरोलॉजिकल के अंदर एटेक्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस। बेसिकली होता क्या है, डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्म के अंदर आईजीए डिपॉजिट हो जाते हैं इनटू द स्किन, और जब भी आपके पास कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर आता है जिसकी वजह से आईजीएस आपके पास हाइपर रिएक्ट करते हैं, आपके पास इम्यून सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, एंड दैट कॉज द स्किन रिएक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस, राइट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके पास सीरोलॉजी इज द फर्स्ट लाइन, जिसके अंदर एंटी ट्रांस ग्लूटामाइनेज आईजीएस, एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडी आईजीएस, डीअमाइनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड, ये पुराना हो गया है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज ये भी होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पुराना हो गया। एंटी टीटीजीज आईजीए प्लस आईजीएम, आईजीजी सॉरी, and anti-endometrial antibodies IgA, that is important. These two tests are important, and total IgA obviously जब भी selective IgA deficiency होगी तो वैसी IgA आपका टोटली IgA डिक्रीज होगा, तो उसमें आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि पेशेंट को सीलिएक है या नहीं है। मार्क क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क जीरो क्राइटेरिया नॉर्मल है। मार्क टू क्राइटेरिया, इंट्रा एपिथेलियल lymphocytes आर देयर। मार्क टू के अंदर क्रिप्स हाइपरप्लेजिया, क्रिप्स हाइपरप्लेजिया, elongated क्लिप्स, ठीक है। और मार्च थ्री के अंदर आपके पास विलस एट्रोफी। सबसे पहले आपके पास शॉर्टेंड एंड फ्लैटेंड विलाए हैं, विलस एट्रोफी। मार्च वन नॉर्मल, मार्च टू लिम्फोसाइट्स आपके पास इंट्राएपिथेलियल आ गए, मार्च टू के अंदर आपके पास elongated क्रिप्ट्स हैं, और मार्च थ्री के अंदर आपके पास विलस एट्रोफी है। दैट दीज आर द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इसकी फोटो ले लो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फोटो जो कि मैंने निकाली थी फॉर यू गाइस। तो वैसे मार्च क्राइटेरिया भूल जाता होता है। नॉर्मल, intraepithelial lymphocytes, Cribs hyperplasia, and Mills atrophy. These are the four things which you have to remember. That's it. General principle, gluten-free diet, obviously. Nutrition supplementation are there. Vaccination to ensure the pneumococcal influenza. Dietary counseling, और आपके पास जो है ना refractory celiac. There is a refractory celiac. There is a term which is called refractory celiac. Persistent symptoms despite of the gluten-free diet for more than 12 months. Exclude inadvertent gluten exposure and early corticosteroid immunosuppressants are to be used in these patients for the celiac disease. Acha. This is the rash of the celiac disease, which is dermatitis herpetiformis. Immune system produce an antibody called immunoglobulin A that target an enzyme in the skin. When a person with a celiac disease eat gluten, these antibody travel to the skin and cause the rash. वही मैंने आपको बात बताई है कि IgA जो है ना वो आपके पास IgA जो है वो आपके पास जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन व्हेनेवर देयर इज व्हेन द बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है ना ग्लूटेन से। तो जब भी आपके पास आप ग्लूटेन पेशेंट खाता है दैट कॉज द एलर्जिक रिएक्शन, और IgA ऑब्वियसली जब स्किन के अंदर पहले से मौजूद है दैट कैन कॉज द रिएक्शन विद इन द स्किन। तो इसमें ना दो तीन चीज़ें चीज़ें हैं जो कि इसमें मैंने ऐड नहीं की, लेकिन आई टेल यू वर्बली। बेसिकली टाइप्स हैं सीलिएक की ना। सीलिएक के टाइप्स हैं, जिस तरह से रिफ्रैक्टरी सीलिएक बताया, इस तरह से क्लासिकल सीलिएक है, टिपिकल सीलिएक है, साइलेंट और लेटेंट सीलिएक है। क्लासिकल सीलिएक ऑब्वियसली, क्लासिकल सीलिएक वही सीलिएक है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही क्लासिकल सीलिएक है। पेशेंट आया आपके पास विद GIT symptoms and GIT symptoms and extraintestinal manifestation like short stature anemia, growth failure, puberty, delayed puberty. ठीक है, these are the classic celiac disease. What is atypical classic celiac disease? बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें आपके पास ग्रोथ फेलियर भी है, एनीमिया भी है, पेशेंट जो है ना फेलियर टू थ्राइव भी है, डिलेड ग्रोथ है, प्यूबर्टी डिले है, लेकिन जीआई सिम्टम्स नहीं है, या अगर हैं तो बहुत माइल्ड है। दिस इज एन एटिपिकल सीलियक, राइट। साइलेंट सीलियक क्या है?
पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन पेशेंट की सीरोलॉजी पॉजिटिव है और आपके पास जब बायोप्सी करते हो तो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज साइलेंट साइलेंट सीलेक्ट, साइलेंटली वर्क कर रही है, ठीक है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, लेकिन आपने जब पेशेंट की वर्कअप कराया तो पॉजिटिव सीरोलॉजी आ गई, और अब जब आपने उसको वो करवाया, बायोप्सी करवाई, तो बायोप्सी के अंदर आपके पास विलस विलस ए ट्रॉफी आ गई, ठीक है। अच्छा, न्यूबॉर्न, अच्छा एक चीज डिस्कस होना रह गई, लेटेंट सीलियक। लेटेंट सीलियक ये है कि पेशेंट जो है वो आपके पास इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ठीक है पेशेंट की, लेकिन पेशेंट का जब आपने जेनेटिक्स कराई तो HLA-DQ2 पॉजिटिव है, और जब आपने उसकी सीरोलॉजी करवाई तो सीरोलॉजी भी पॉजिटिव है, लेकिन म्यूकोजा नॉर्मल है, ठीक है। म्यूकोजा नॉर्मल है, सीरोलॉजी पॉजिटिव है, और जेनेटिक जेनेटिकली HLA-DQ2 उसके अंदर मौजूद है मरीज के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, सीरोलॉजी और जेनेटिक्स पॉजिटिव है, लेकिन इंटेस्टाइनल जो आपके पास मैनिफेस्टेशन है वो नहीं, इंटेस्टाइनल जो आपके पास बिलस एट्रोफी है वो नहीं है, ठीक है। तो दैट इज लेटेंट सीलियक। इफ आई हैव क्लियर्ड माय सीलियक के टाइप्स, अगर आप लोगों को समझ आ गए हैं तो प्लीज जरा मुझे बता दें चैट में। रिफ्रैक्टरी, लेटेंट, साइलेंट, एटिपिकल, क्लासिक। ये बातें समझ आ गई हैं तो लेट मी नो इन द चैट प्लीज। ठीक है डॉक्टर शुमाइला। जी आगे चलते हैं। अच्छा, अ, अच्छा बेसिकली जो आपके पास जो है ना वो रिफ्रैक्टरी सीलिएक, सिंपल सिंपल सी ये है कि रिफ्रैक्टरी सीलिएक वो सीलिएक है जिसमें आपने पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट दी, लेकिन पेशेंट के डायरिया को, पेशेंट के एनीमिया को, पेशेंट के ग्रोथ फेलियर को फर्क नहीं पड़ा फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स आपने स्ट्रिक्ट डाइट दी पेशेंट को, रिफ्रैक्टरी है ना, रिफ्रैक्टरी टू ग्लूटेन फ्री डाइट है, सिंपल सिंपल सिंपल, ग्लूटेन फ्री डाइट से रिफ्रैक्टरी है। जितनी मर्जी ग्लूटेन फ्री डाइट दी फॉर 12 मंथ्स, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स में फर्क नहीं पड़ा, दैट इज अ रिफ्रैक्टरी सीलियक डिजीज। और इसके अंदर फिर यू हैव टू गो फॉर द स्टेरॉइड्स एंड अदर एजेंट्स लाइक एजाथायोप्रीन। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, a newborn fails to pass meconium within 24 hours with abdominal distension। एक बच्चा है, मेकोनियम पास नहीं किया 24 घंटे के अंदर, और अब उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है। जी पूछोगे आप कि अच्छा जी एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो मुझे आप ये बता दें कि मरीज जो है वो वैसे उसको कोई मैटरनल कोई प्रॉम की हिस्ट्री तो नहीं है, क्यों? क्योंकि US के अंदर प्रॉम की हिस्ट्री है, प्रॉम के अंदर पेशेंट सेप्सिस के अंदर हो सकता है, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के अंदर, और दैट कैन लीड टू सेप्टिक इलियस। तो पहली बात ये पूछी। अच्छा जी उसको कोई भी वो नहीं है, कोई भी मैटरनल के कोई प्रॉम की हिस्ट्री नहीं है, अच्छा ठीक है। मुझे आप ये बता दें कि क्या कहते हैं, पेशेंट को फीड करवाया गया है? हाँ जी, पेशेंट को जो है ना वो फीड करवाया गया है, और फीड कराने के बाद भी, फीड करवाने के बावजूद जो है ना वो पेशेंट वॉमिट कर रहा है,
और एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप कर रहा है और वो स्टूल पास नहीं कर रहा। अच्छा जी ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि इसके प्रीवियस जो कोई बच्चे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस कोई मैटरनल कोई इसकी कोई सिबलिंग्स के अंदर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है? नहीं जी, इसके 3 सिबलिंग्स हैं, तीनों सिबलिंग्स ठीक हैं, कोई भी अबॉर्शन की कोई भी मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि पेशेंट की यूरिन आउटपुट कैसा है? अजी पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है ना वो ठीक है, और पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास कर रहा है। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि जब आपने इसको अल्ट्रासाउंड कराया था, तो आपने कोई चीज़, कोई अबनॉर्मेलिटी कोई अल्ट्रासाउंड के अंदर किसी ने बताया? नहीं, मुझे तो बताया गया था, तो मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, और मेरे बच्चे के सारे अज़ा जो है ना वो मुकम्मल हैं। अच्छा ठीक है क्या? मुझे आप ये बताएं कि पेशेंट जो है वो उल्टी कर रहा है? हाँ जी, उल्टी कर रहा है, लेकिन कभी बिलस वॉमिट कर देता है, तो कभी जो है ना वो क्या कहते हैं वो कर देता है, कभी येलो कलर की वॉमिट करता है, तो कभी जो है ना वो सफ़ेद रंग की वॉमिट करता है। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने बच्चे की पखाने वाली जगह देखी है? हाँ जी, मैंने बच्चे की पखाने वाली जगह देखी है, तो मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो मुझे आप अच्छा पेशेंट आप मुझे बताएंगे कि पेशेंट ने जो है ना वो हवा खारिज की है? नहीं जी, मुझे तो याद ही नहीं है कि मरीज ने जो है ना वो हवा खारिज किया है कि नहीं किया। आप इसको एक दफ़ा देखें, इसको चेक करें। अच्छा, फिर आप उसकी एग्जामिनेशन के ऊपर आओगे। मैं जो है ना वो उसकी I'll check the pulse of the patient, I'll check the temperature of the patient, I'll palpate the abdomen if there is any abnormal findings, any abnormal mass present in the abdomen। अच्छा जी, उसके अलावा जी आप क्या करवाओगे? मैं जो है ना वो पेशेंट का एक्सरे करवा लूँगा। एक्सरे क्यों करवाओगे? मैं देखने के लिए करवाऊँगा कि पेशेंट को मेकोनेमीलियस तो नहीं है। और क्या करवाओगे? मैं पेशेंट को जो है ना वो इम्परफोरेट एनएस के लिए देखना चाहूँगा। अच्छा जी, इम्परफोरेट एनएस के लिए क्या करवाओगे? जी, मैं इन्वर्टोग्राम करवाना चाहूँगा। अच्छा जी, इन्वर्टोग्राम कैसे करवाओगे? पेशेंट को मैं जो है ना वो क्या कहते हैं कॉइन रखूँगा, पेशेंट को मैं जो है ना वो अपसाइड डाउन करूँगा, और उसके बाद जो है वो उस पेशेंट की एक्सरे ले लूँगा। अच्छा जी, आपने इन्वर्टोग्राम के अंदर आप क्या देखोगे? जी, मैं हाई लाइंग और लो लाइंग फिस्टुला देखूँगा। मैं प्यूबोकॉक्सियल लाइन से देखूँगा कि प्यूबोकॉक्सियल लाइन से रेक्टल पाउच और प्यूबोकॉक्सियल लाइन का क्या रिलेशन है? क्या रेक्टल पाउच प्यूबोकॉक्सियल लाइन के ऊपर है या नीचे है? अच्छा जी, उसमें क्या देखना चाहोगे? जी, मैं देखना चाहूँगा कि इसको जो है ना वो हाई लाइंग एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशन है, लो लाइंग एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशन है। अच्छा जी ठीक है। तो आप अपना डायग्नोसिस बताएँ सर मुझे। अच्छा, वो बता देगा। अच्छा जी, रेक्टल आपको फिस्टुला नज़र, आपको जो है ना रेक्टल पाउच नज़र आ गया, और वो पीबोकॉक्सियल लाइन से नीचे है। अच्छा जी, अब बताओ आपका डायग्नोसिस क्या होगा? सर मेरा डायग्नोसिस जो है ना इम्परफोरेट एनस है। अच्छा, और क्या फर्दर एग्जामिनेशन करना चाहोगे? सर मैं जो है ना वो उसकी एनल ओपनिंग को चेक करना चाहूँगा, उसकी पेटेंसी चेक करना चाहूँगा। किस तरह से चेक करोगे? सर मैं एनजी ट्यूब डाल के चेक करूँगा एनल पेटेंसी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और कुछ है जो आप करना चाहोगे? जी सर, आपको बता दिया कि इन्वर्टोग्राम है वो मैं करना चाहूँगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? सर इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। एनोप्लास्टी अगर लो लाइंग है, और अगर हाई लाइंग है तो आप जो है ना वो उसकी आप उसकी जो है ना वो इलियोस्टमी करते हो, और कोलोस्टमी सॉरी करते हो, और उसके बाद जो है ना वो एनल रिकंस्ट्रक्शन होती है, और एनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद आप उसको दोबारा से वापस जो है ना वो अपनी प्लेस के ऊपर इलियोस्टमी को क्लोज करते हो, और बैग को क्लोज करते हो, और उसके बाद वापस इन प्लेस कर देते हैं। ठीक है? तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन आस्क ऑन हाउ यू कैन अप्रोच। Imperforate anus basically it's a congenital abnormality of anorectal development, ये बता दिया है। और एटियोलॉजी आप अच्छा, इसमें जो इन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है, आपके पास जो है ना वेक्ट्रल vertebral anorectal cardiac or tracheoesophageal fistula, these are the important things which in the patient with an anorectal malformation, and a patient with Down syndrome can also have the imperforate anus like anorectal malformation। क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, हाई लाइंग लीजन्स हैं और लो लाइंग लीजन है। हाई लाइंग लीजन आर अबव द लिवेटर एनआई, एंड लो लाइंग लीजन आर बिलो द लिवेटर एनआई। हाई लो लाइंग लीजन को आप एनोप्लास्टी से ट्रीट कर सकते हो, हाई लाइंग लीजन को आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है बाय द कोलोस्टमी एंड कोलोस्टमी रिवर्सल। क्लिनिकल फीचर्स, एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल एनल ओपनिंग, फेलियर टू पास द मेकोनियम, abdominal distension, passage of the meconium via urethra, vagina or perineum if fistula is present। ठीक है? बेसिकली यूजुअली जो है ना वो आपके पास समटाइम्स इसके अंदर जो भी आपके पास एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशन होती है, तो फिस्टुला समटाइम्स इज देयर, राइट? हाई लाइंग लीजन के अंदर आपके पास जो है ना फिस्टुला इज द ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है। लो लाइंग लीजन के अंदर आपके पास यूजुअली पेनियल फिस्टुला होता है। लाइक देयर इज अनदर ओपनिंग
एनस के अलावा देर इज एन एडिशनल ओपनिंग इन द पेरियनल एरिया, राइट। बाकी हाईलाइंग लीजन है तो उसके अंदर आपका ब्लैडर के साथ फिस्टूला होगा, या आपके पास यूरिथ्रा के साथ फिस्टूला, फिस्टूला टू द ब्लैडर, फिर फिस्टूला टू द यूरिथ्रा और विजाइना। ये बात याद रखने वाली है। हाई लीजन्स आर अबव द लिवेटर एनाई एंड दे आर हैविंग फिस्टूला विद द एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो उसके आसपास पड़े हैं। लो लाइंग इज बिलो द लिवेटर एनाई एंड उसके साथ पेरिनियम सबसे ज्यादा करीब होती है, तो पेरिनियम का फिस्टूला होता है। ये आपको बता दिया है। इन्वर्टोग्राम है, बोथ आर द इन्वर्टोग्राम। आपने जाना कोई भी अपने पास रेडियो ल्यूसेंट आपने चीज़ रखी पेशेंट की एनल ओपनिंग के ऊपर, उसके बाद आपने उसको वो करा दिया, एक्सरे करा दिया। एक्सरे कराने के बाद अगर तो ट्यूबोक ऑक्सीजन लाइन क्या है, प्यूबिस और कॉक्सीजियस के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। If the rectal pouch is above the pubococcygeal line, then it is high-lying fistula. If the if the rectal pouch is below the pubococcygeal line, then it is low-lying fistula. Low-lying fistula is below the levator and it have a fistula. Sorry, if it has a fistula with the perianal region. And if the anorectal malformation or imperforate anus is above the oxygen line or levator ani, it have a fistula with bladder and is a bladder, urethra and uterus or vagina. Sorry. Invertogram, ultrasound, echocardiography, abdominal ultrasound, spine X-ray, and voiding cystourethrogram. This is very important imaging. क्यों? Vectoral. दरमियान के सारे organs देखने हैं, तो echo is important, abdominal ultrasound for renal abnormalities is important, spine X-ray is important और voiding cystourethrogram is important, and MRI later on. ये मैंने आपको बता दिया low lying on low lying and low type and high type of fistula. इनिशियल स्टेबलाइजेशन एनपीओ किया, एनजी ट्यूब डाली। लो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में एनोप्लास्टी की, और हाई के अंदर सबसे पहले कोलोस्टमी की बात, उसके बाद आपने रिपेयर की और कोलोस्टमी क्लियर की। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन या हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। A newborn with Down syndrome presents with villus vomiting on day 1। बच्चा है डाउन सिंड्रोम के साथ आया है और विलस वॉमिटिंग कर रहा है डे 1 के साथ। जी क्या सवाल पूछूंगा। सबसे पहले कि उल्टियाँ शुरू कब हुई? बच्चे को आपने फीड दिया था, फीड देने के बाद उल्टी शुरू हुई। उल्टी किस रंग की थी? क्या उल्टी फवारे के साथ थी या मुंह भर के उल्टी कर रहा था? उल्टी का रंग क्या था जी? उल्टी का रंग येलो था। अच्छा जी, ठीक हो गया। मुझे बताएं, फवारे के साथ उल्टी कर रहा था? नहीं जी, फवारे के साथ उल्टी नहीं कर रहा था बच्चा मेरा। लेकिन ऐसा था कि जब मैं इसको खाना खिलाया, जब मैं इसको दूध पिलाया था, तो ऐसा नहीं था कि दूध पीते साथ ही इसने उल्टी कर दी। इसने 1.5 घंटा अपने अंदर दूध रखा और उसके बाद इसने उल्टी किया। अच्छा जी, ठीक हो गया। मुझे बताएं, इसका पेट तो नहीं फूला था? नहीं जी, पेट नहीं फूला था। अच्छा मुझे बताएं, इसने पखाना किया? नहीं जी, इसने बच्चे ने पखाना नहीं किया अभी तक। सिर्फ और सिर्फ जो पहला पखाना था वो इसने किया है, काले रंग का, लेकिन उसके बाद जो है ना, अभी तक इसने दोबारा पखाना नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, और सिर्फ एक पखाना है, 2 पखाना इसने किया, बाकी इसने जो है ना वो बच्चे ने जो है ना कोई स्टूल पास नहीं किया। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे बताएं, पेशाब कैसा कर रहा है? हाँ जी, मेरा बच्चा यूरिन तो बिल्कुल ठीक पास कर रहा है। ओके, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको पेट पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगती कि पेट पे कोई चीज़ आपको महसूस होती है? नहीं जी, मुझे तो पेट के ऊपर इसकी कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि फर्स्ट आई एडमिट द पेशेंट, आई स्टार्ट द एंटीबायोटिक, आई गो फॉर द baseline test, I'll check if there is an infections, if there is any signs of paraliticilious or septicilious, I'll check that। और उसके बाद जो है ना आप पूछोगे कि मदर से पूछोगे, आप मुझे ये बताएं कि हमल के दौरान ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ना वो पेट में पानी ज़्यादा था? हाँ जी, मेरे पेट के अंदर पानी ज़्यादा था। मुझे समझ नहीं आई कि पानी क्यों ज़्यादा था, और ना मुझे शुगर थी, और लेकिन फिर भी जो है ना वो पानी ज़्यादा था। मुझे एक अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया था कि जी पानी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो you have a clear sign symptoms of duodenal atresia, और you can further proceed। अच्छा,
उसके अंदर आप आगे पूछेंगे, अच्छा जी आपने पेशेंट का एक्सरे कराया, सामने आपके एक्सरे रख दिया जाएगा, अच्छा जी बताएं ये एक्सरे किस चीज़ का, सर दिस इज एक्सरे ऑफ नियोनेट विद एपी व्यू या पीए व्यू, एपी व्यू with double bubble sign present and all other system the air fluid levels are absent below the duodenum, and air bubbles level are not reaching to the anal area, and all other structural abnormality. There is no other structural abnormality. Trachea is centrally placed, and their cardiac shadow is normal, and I can visualize the cardiac stellate normally. अच्छा, ड्यूडेनल एट्रीजिया आपके पास आगे आप से सवाल पूछा जाएगा, अच्छा जी इसको ड्यूडेनल एट्रीजिया, हाँ जी इसको ड्यूडेनल एट्रीजिया, अच्छा मुझे बताएं जी इसकी ट्रीटमेंट क्या है जी, मैं इसको एनपीओ करूंगा, वही इसकी आगे ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तक आपको लेके जाया जाएगा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ये आया था 2024 अगस्त में, ड्यूडेनल एट्रीजिया। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यूडेनल एट्रीजिया है, आपके पास म्यूकोजल वेब है टाइप 1, टाइप 2 के अंदर आपके पास एंड्स आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस कोड। ये टाइप 1 के अंदर आपके पास जो है ना म्यूकोजल वेब है, टाइप 2 के अंदर एंड्स आर कनेक्टेड बाय अ फाइब्रस कोर्ड, दिस इज बेसिकली एट्रीजिया। एंड टाइप 3 देयर इज अ गैप बिटवीन द duodenum एंड द स्टमक, ठीक है। तो टू टाइप्स हैं, एक टाइप के अंदर म्यूकोजल वेब है, कोजल वेब है, वेब कुछ चीजें क्रॉस करने देता है, कुछ चीजें क्रॉस नहीं करने देता, ठीक है। सॉलिड्स लिक्विड्स को क्रॉस करने देता है, लेकिन एट माइनर माइनर से सॉलिड्स लिक्विड्स को क्रॉस करने देता है। टाइप टू देयर इज अ फाइब्रस कॉर्ड, एंड टाइप थ्री बोथ आर नॉट कनेक्टिविटी विद ईच अदर। क्लिनिकल फीचर पॉलीहाइड्रामनेस, ऑब्वियसली बच्चा इनगल्फ नहीं करेगा सारा फ्लूइड, तो पॉलीहाइड्रामनेस ही होना है उसको। अल्ट्रासाउंड के अंदर डबल बबल साइन है, नियोनेटल में बिलस वॉमिटिंग है, नो एब्डोमिनल डिसेंशन है, में पॉज स्मॉल मेकोनियम, ये मैंने आपको बता दिया है। एसोसिएटेड में आपके पास वेक्टरल एब्नॉर्मलिटी सारी की सारी आपने देखनी है। इन्वेस्टिगेशंस ये बता दिया है, डबल बबल साइन है, एक्सरे मैंने आपको रीड करके बता दिया है, देयर इज एन एनजी व्हिच हैव बीन पास्ड, इसके अंदर ये एनजी की भी पास्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, आपके पास जो है ना एनजी ट्यूब एस्पिरेशन है, आईवी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन के, ब्रोस्पेक्टम, एंटीबायोटिक, ये आपके पास प्री ऑपरेटिव सर्जिकल। अच्छा उसमें ना आपसे समटाइम्स ये पूछा जाता है, आप मुझे बताएंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने बताना है इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, इसके अलावा देयर इज नो अदर थिंग व्हिच कैन बी डन इन द ड्यूडेनल एट्रीसिया। क्या सर्जरी कर सकते हो, ड्यूडिनोस्टमी, ड्यूडिनोस्टमी, तो पोर्शन खराब है वो निकाला, ड्यूडिनम को ड्यूडिनम के साथ जोड़ा और दैट्स इट। ये सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, ये नहीं पूछी जाती, स्टिल यू कैन रीड अर्ली लीक सेप्सिस, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, लेट के अंदर आपके पास जो है एनास्टोमोटिक स्ट्रिचर है, रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, लॉन्ग टर्म में पुअर ग्रोथ एंड एसोसिएटेड abnormalities। 3 week old present with projectile non-bilious vomiting and visible peristalsis, simple सी ये है, what is this is a case of infantile hypertrophic pyloric stenosis, बिलस वॉमिटिंग है, और सॉरी नॉन बिलस वॉमिटिंग है और प्रोजेक्टाइल है और पेरिस्टाल्सिस, सिंपल। बेसिकली इसमें जो बात याद रखने वाली है वो है पीक एज आपके पास 2 to 8 weeks ऑफ लाइफ है, वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर कि ये 1 week से पहले हो। फिजियोलॉजी, hypertrophy of the circular muscle of the pylorus, elongation of the thickening of the canal, फंक्शनल गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोजेक्टाइल नॉन-बिलस वॉमिटिंग, ये बता दिया, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड दैट कॉल्ड द हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जब भी आपके पास एसीएल बाहर आ रहा है, एसीएल बाहर आ रहा है तो आपके पास जो है ना वो जब भी आपके पास अल्कलोसिस डेवलप होगा तो आपके पास पोटेशियम डिक्रीज होगा। एसिडोसिस में हाइपरकेलेमिया होता है, अल्कलोसिस के अंदर हाइपोकेलेमिया होता है, ठीक है। नॉन बिलस वॉमिटिंग है 2 to 8 वीक के अंदर इसकी सबसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हंगरी इमीडिएटली आफ्टर वॉमिटिंग, हंगरी इमीडिएटली पेशेंट आपके पास डिमांड करता है फर्दर फीड कि मुझे और फीड दो, हंगरी आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर वॉमिटिंग।
वेट लॉस, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस है, और पैल्पेबल ऑलिव शेप मास इन एपिगैस्ट्रियम। दिस इज एन ऑलिव शेप मास इन एपिगैस्ट्रियम। This is an olive shape mass in epigastrium. ठीक है, these are the olive shape mass. This is the thing जो कि आपसे पूछी जाती है, ठीक है, olive shape mass in epigastrium। अच्छा, जो इसमें बात याद रखने वाली है वो है आपके पास अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग, जिसके अंदर आपके पास पाइलोरिक मसल थिकनेस मोर देन 3 to 4 है, और पाइलोरिक कैनाल लेंथ आपके पास 15 to 18 मिलीमीटर है। आपके पास target sign, donut sign in the ultrasound is there. Cat pyloric muscle thickness is 3 to 4 and canal thickness is 15 to 18 millimeter. Management, surgical management is the definitive management for this. You can also feed the patient via NG tube, जो कि आपके पास जो है ना पाइलोरस से आप पास ऑन कर देते हो डायरेक्ट टुवर्ड्स द duodenum. You can feed the patient through the NG tube. You can give the botulinum toxin in the pyloric stenosis, and the definitive treatment is surgical treatment, which is pyloromyotomy. ये वही बातें हैं, प्री ऑप कंडीशन, प्री ऑप कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन। वही आपके पास जो है ना persistent ऑब्स्ट्रक्शन है, म्यूकोजल परफोरेशन है, पेरिटोनाइटिस है, बाउंड इन्फेक्शन, हेमाटोमा है। A 7 year old present with fever, jaundice and hepatomegaly. A 7 year old child have presented to you with fever, jaundice and hepatomegaly. तो बच्चों, हम लोग 10:45 तक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर तो कुछ रहता हुआ देन हम इसको कल परसों के ऊपर शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या तो सैटरडे या संडे की लेक्चर के ऊपर हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। 7 year old present with a fever, jaundice and hepatomegaly. सिंपल सिंपल बात, फीवर है, jaundice, hepatomegaly, सिंपल सा उसने एक सिनेरियो बता दिया है। नाउ टेल मी, बताएं जी, जॉन्डिस कब शुरू हुआ जी? जॉन्डिस मुझे इस बच्चे को जो है ना, वो आपको कब लगा कि बच्चा पीला हो रहा है? बच्चा जो है ना वो 4 दिन पहले से मुझे लग रहा है कि पीला हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चा जो है ना वो कभी पहले भी आपको पीला लगा? नहीं जी, मुझे तो ये पहली दफा ही पीला लगा है। अच्छा, खानदान में और भी कोई बंदा पीला है लग रहा है आपको? हाँ, इसका भाई है, उसको 4 दिन पहले, 8 दिन पहले वो भी पीला हुआ था, लेकिन अब वो ठीक होना शुरू हो गया। हमने उसका इलाज नहीं करवाया था, लेकिन अब जो है ना वो ठीक है। मुझे बताएं कि इसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? हाँ, इसको ना 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, तो लेकिन जो है ना वो हमने कोई इतना खास ध्यान नहीं दिया। मुझे बताएं कि बच्चा जो है ना वो पेशाब किस रंग का कर रहा है? मेरा बच्चा जो है ना वो पीले रंग का पेशाब कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं आपने कोई टेस्ट कराया? नहीं जी, मैंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं कराया। मुझे बताएं खानदान में किसी को काला या कान चल रहा है? नहीं जी, खानदान में तो किसी को भी काला या कान नहीं चल रहा। अच्छा, मुझे बताएं आप पानी कहाँ का पीते हैं? हम तो पानी नलके का पीते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। बच्चे को जो है ना वो ये सारी आपने हिस्ट्री पॉइंट्स आपसे पूछ लिया, उसके बाद आपने जाना एग्जामिनेशन के ऊपर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्जामिन द चाइल्ड। अच्छा, एग्जामिन में क्या करोगे? सर, मैं जो है ना पेशेंट के abdominal एग्जामिनेशन करूंगा, जिसमें मैं लिवर चेक करूंगा। अच्छा, लिवर उसका 3 फिंगर्स है, ठीक हो गया। और सर मैं पे चेक करूंगा पेन है कि नहीं है? हाँ, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन भी है, उसका लिवर 3 फिंगर है। स्प्लीन, सर मैं स्प्लीन चेक करूंगा? नहीं जी, स्प्लीन इसको कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर मैं इसका स्क्लेरा चेक करूंगा, उसका सर इसको मैं कंजक्टिवाइटा कंजक्टिवा चेक करूंगा। अच्छा अच्छा जी, कंजक्टिवा उसका जो है ना वो येलो है। अच्छा, ठीक है सर, इसके अलावा जो है ना मैं उसके बॉडी के ऊपर कोई ब्रूजेस चेक करूंगा? नहीं जी, उसकी बॉडी पे कोई भी और ब्रूज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेट क्या कराओगे? सर, सबसे पहले मैं उसको जो है ना वो एलएफटीज करवाऊंगा, एलएफटी टी रेंज है। अच्छा, उसके बाद क्या करवाओगे? सर, मैं उसके हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की स्क्रीनिंग करवाऊंगा, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करवाऊंगा। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव है, लेकिन हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है। अच्छा, आपका एच ए वी आई जी एम पॉजिटिव है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है जी? एच ए वी है, ठीक है। तो आप फर्दर ऑन उससे जो भी आपके, जो अब आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो आ गया आपके पास उसका डायग्नोसिस आ गया, अब आप उसको फर्दर डिस्कस कर लोगे। एच आई वी इन्फेक्शन आपके पास वायरल इन्फेक्शन है, पिको आर एन ए विरिडी जीन्स है, जीन्स है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, और फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। 15 to 50 डेज इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है, और वायरस का एक्सक्रीशन 2 वीक्स, फीसेस इन 2 वीक्स बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर द जॉन्डस ऑन सेट। जब जॉन्डस आ जाता है तो 1 हफ्ते तक फीसेस से निकलता है, और जॉन्डस आने से पहले 2 हफ्ते तक फीसेस से निकलता है। ये सारी वही बातें हैं पुरानी।
क्लिनिकल फीचर्स एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड है। प्रोड्रोम के अंदर पीरियडिक फेज, एक्टिक फेज और कन्वर्जन फेज है, इसके अंदर पेशेंट इंप्रूव जाता है ओवर द वीक। ट्राइपेटिक में रैश, आर्थ्रल्जिया, प्लास्टिक एनीमिया, ऑटोइम्यून फिनोमेना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसके अंदर आपके पास हेपेटाइटिस बी, सी, ई और एप्सिन बार वायरस और साइटोमेगालोवायरस है। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। अच्छा, इसमें एक बात जो पूछने वाली रह गई थी वो ये थी कि आप में आपका बच्चा कोई खास दवाई तो नहीं लेता? नहीं जी, मेरा बच्चा कोई खास दवाई नहीं लेता। विल्सन्स के हिसाब से आप ये पूछ सकते हो कि पेशेंट जो है ना वो आपके पास कोई पर्सनालिटी चेंजेस तो नहीं है, स्कूल चेंजेस तो नहीं है, गेट डिफिकल्टी तो नहीं है, तो विल्सन्स के हिसाब से आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन में बता दिया एच आई वी आई जी एम है और एच आई वी आई जी जी है। रूटीन लैब में एल एफ टीज, बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, एल डी एस टी रेज्ड होगा। और अगर आपके पास पेशेंट परमानेंट हेपेटिक फेलियर में जाएगा जिसके अंदर ए एल टी ए एस टी अचानक से नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो दैट इज परमानेंट हेपेटिक फेलियर। उसमें पी टी ए पी टी टी भी रीअरेंज्ड होगा। जनरल मैनेजमेंट इसकी सपोर्टिव मैनेजमेंट है, कोई स्पेसिफिक इसकी वो नहीं है। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, इम्प्रूव सैनिटेशन है। इम्यूनाइजेशन के अंदर आपके पास एच आई वी वैक्सीन है, 2 डोजेज होती हैं, 6 to 8 मंथ अपार्ट लगती हैं, 6 मंथ के गैप से लगती हैं, 18 मंथ के गैप से लगती हैं और मोर देन 12 मंथ ऑफ एज के ऊपर लगती है, ठीक है। और अगर पेशेंट को आपके पास एक्सपोजर हो गया है, नाउ यू हैव टू गो फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, देन अगेन 2 डोजेज ऑफ द एचआईवी वैक्सीनेशंस आर important. Both are given 6 months to 18 months apart and above to 12 months of age. And if the patient is below 12 months, then you have to go with the immunoglobulins. A 12-year-old present with tremors, dysarthria, and jaundice. Tremors, arthria, and jaundice. ट्रेमर्स भी आ गए, डिसआर्थरिया भी आ गया और जॉन्डिस भी आ गया। सेम वही सवाल करोगे, सेम वही सवाल करोगे जो कि आपने उसके अंदर हेपेटाइटिस ए में पूछा था, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट ये है कि आप बच्चा मदर मदर बताएंगी कि मेरे बच्चे को जॉन्डस तो है, मेरा बच्चा पीला तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर बहुत दिन ब दिन जो है ना वो बहुत पुअर से पुअर होता जा रहा है, पढ़ाई में इसका कोई खास ध्यान नहीं है। तो और पेशेंट को जो है वो आप कहोगे, मेरा मदर बताएगी कि मेरा बच्चा अपने हाथों को हिलाई जा रहा है, मेरा बच्चा जो है ना वो अजीब सी मूवमेंट कर रहा है, टंग मूवमेंट कर रहा है मेरा बच्चा जो है ना वो अपने हैंड्स मूवमेंट डिफरेंट सी हैंड मूवमेंट कर रहा है। तो दैट इज द पिन पॉइंट फॉर द विल्सन। ये भी 2024 अगस्त के पेपर के अंदर आया था, ठीक है। तो दैट आर द पिन पॉइंट फॉर द विल्सन। विल्सन डिजीज में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ द कॉपर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो भी लीथल डिजीज होता है हमेशा याद रखना वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। Impaired copper excretion into the bile, defective incorporation into ceruloplasmin that causes the toxic copper accumulation in liver, brain, cornea and kidney. तो फिजियोलॉजी, कॉपर डिपॉजिट कहाँ होता है? लिवर के अंदर होगा, जिसकी वजह से हेपेटिक फाइब्रोसिस सिरोसिस होगा। बेजर गैंग्लिया के अंदर दैट कॉज द मूवमेंट डिसऑर्डर जो कि कोरिया है। कॉर्निया के अंदर क्लेफ्रिंग होता है। और आपके पास किडनीज के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डिसफंक्शन और अमाइनो एसिड यूरिया। क्लिनिकल फीचर हेपेटिक में आप लोगों को बता दिया है, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में सिरोसिस और परमानेंट लिवर फेलियर। इसमें जो बात रखने वाली है, कूम नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया होता है। कूम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया। लिवर सिम्टम्स आ गई। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जब बेसल गैंग्लिया के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए, जिसके अंदर आपके पास डिसार्थरिया, डिस्टोनिया, ट्रेमर, पार्किंसंस, गेट डिस्टर्बेंस, एटेक्सिया, ड्रूलिंग, सूडोबर्बर पाल्सी। साइकियाट्रिक के अंदर पर्सनालिटी चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड स्कूल डिक्लाइन। ये आपके पास क्लिनिकल फोटो है, आपने पेशेंट की आई इवैल्यूएशन करवाई, देयर इज केएफ रिंग प्रेजेंट इन द आई। these are the KF ring, these are the KF ring। इन्वेस्टिगेशन, सेरुलोप्लाज्मिन लेवल करवाया, दैट इज डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, सीरम कॉपर level but not ceruloplasmin bound to copper। 24 hour urinary copper करवाया, that is increased। and liver biopsy जिसके अंदर हेपाटिक लिवर बायोप्सी करवाई। अच्छा, लास्ट टाइम जो एग्जामिनर था ही was आस्किंग के जी लिवर बायोप्सी करवाओगे
क्या होगा? लिवर बायोप्सी करवाएंगे तो उसके अंदर कॉपर का मोर देन 250 माइक्रोग्राम पर ड्राई वेट आपके पास पर ग्राम, मोर देन 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम, मतलब अगर आपने 4 ग्राम लिवर का बायोप्सी सैंपल निकाला तो उसमें 1000 माइक्रोग्राम कॉपर होना चाहिए। दैट इज डायग्नोस्टिक फॉर द विल्सन्स डिजीज इफ यू आर डूइंग द बायोप्सी। तो लिवर बायोप्सी को कभी नहीं भूलना, लिवर बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्थेमोलॉजी में स्लिट लैब एग्जामिनेशन है, जेनेटिक्स के अंदर एटीपी 77 भी आपके पास म्यूटेशन एनालिसिस है, इमेजिंग के अंदर एमआरआई ब्रेन और अल्ट्रासाउंड लिवर फॉर सिरोसिस। मैनेजमेंट के अंदर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एज नीडेड, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज नीडेड है कॉपर से रिलेटेड, जिसमें डी पेंसिलामीन है, डामरकेप्रोल है। डी पेंसिलामीन आपके पास क्या करता है? इंक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन। जिंक सॉल्ट्स आर गिवन, जिसके अंदर जिंक एसीटेट और जिंक सल्फेट है, दैट ब्लॉक्स द इंटेस्टाइनल कॉपर एब्सॉर्प्शन। पेशेंट अगर आपके पास जो है ना वो पेशेंट आपके पास न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ आया है, जिसमें आपके पास न्यूरोलॉजिकल विल्सन्स है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ गई हैं जो कि आपके पास आफ्टर 10 years ऑफ लाइफ आते हैं, तो आप बैक्लोफेन मरीज को दे सकते हो। आप पेशेंट को बैक्लोफेन क्या करेगी, या फिर आपके पास कोई भी मायोलेक्स, मूवएक्स, कोई भी ऐसी टैबलेट्स जो कि टिनिजिडीन दे सकते हो, जो कि आपके मरीज के जो भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है, ठीक है। फिनोबाबिटॉन मरीज को दे सकते हो फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द टोन ऑफ द पेशेंट। तो यू कैन ऑल्सो गिव दीज ड्रग्स along with the डिपेंसिलामीन एंड जिंक एसिटेट। डिपेंसिलामीन क्या कर रहा है आपके पास? यूरिनरी कॉपर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, और जिंक एसिटेट क्या कर रहा है आपके पास? डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इफ देयर इज स्वेयर डिजीज यू हैव टू गो फॉर द लिवर ट्रांसप्लांटेशन। 9-year-old girl present with fatigue, jaundice and positive ANA. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह हम संडे को या फ्राइडे, संडे या सैटरडे को कोई में से भी एक दिन जो है वो हम लोग अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, या फिर हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको मर्ज करके कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, autoimmune hepatitis is a chronic, progressive, immune-mediated inflammatory liver disease characterized by the elevated aminotransferase interface hepatitis on biopsy, presence of autoantibodies plus hypergammaglobulinemia. क्लिनिकल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपके पास एसिम्प्टोमेटिक हेपेटोमेगाली है जो कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, फटीग एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस आर देयर, एक्यूट हेपेटाइटिस लाइक प्रेजेंटेशन लाइक जॉन्डिस, nausea, abdominal pain, chronic active hepatitis, cirrhosis, portal hypertension, and permanent hepatic failure rare in children. Extrahepatic are important because it's an autoimmune disease, so autoimmune things are there, जिसके अंदर आर्थराइटिस, रैश, वेस्कुलाइटिस, थायराइडाइटिस, डायबिटीज, celiac disease और नेफ्राइटिस एंड साइटोपेनिया। There are three types of autoimmune hepatitis: type 1, type 2 and type 3, ठीक है। टाइप 1 के अंदर याद रखना है as have a better prognosis, type 2 more aggressive, टाइप 2 इज मोर अग्रेसिव, राइट। जो बात इसमें याद रखने वाली हैं वो यही बात याद रखने वाली है कि आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, थ्री टाइप्स के आपके पास ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। फर्स्ट के अंदर आपके पास एएनए, एएसएमए आपके पास एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव and it have a better prognosis with therapy, while in type 2 there are anti liver kidney microsome type 1 and anti LC1, and it's present in children. More aggressive codes and relapse are common. Type 3 के अंदर anti SLA slash LP, soluble liver antigen or liver pancreatic antibodies are there and overlaps with type 1.
इन्वेस्टिगेशन के आपके पास वही LFTs करवाए, सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल्स, सीरम IgG लेवल आर इंपॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि ये आपके पास सीरम IgG लेवल इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ऑटो एंटीबॉडीज पैनल आप पूरा ही करवाते हो, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज, एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, एंटी एसए लिवर LP एंटीबॉडीज, ये तीनों आप जो ऑटोसोमल, जब भी आपके पास ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, आप इसको प्रॉपरली इसके पूरा एक पैनल करवाया जाता है विद अलोंग विद IgG लेवल्स, ठीक है। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आर these which have been mentioned in this slide. Histology is a gold standard, which there is interface hepatitis, lymphoplasmacytic infiltrate, hepatocyte rosettes, or bridging necrosis, fibrosis, cirrhosis. If advanced, these are the histology, and histology is the gold standard. Basically, this is the scoring system. This is an international scoring system for autoimmune hepatitis, in which these are the entities which have to be analyzed before scoring, जिसके अंदर ANA है, level more than 1.40, serum IgA, upper limit of the normal 1.1 times upper limit of the normal, histology के अंदर compatible with autoimmune hepatitis, typical of autoimmune hepatitis viral markers provide that if the virals are negative, then there are 2 points. Aggregate score without treatment, definite AIH more than 7 and probable AIH more than 6. Basically, this is a scoring system. This is not important, लेकिन अगर आप लोगों को पूछे तो you should know the entities on which the scoring system have been defined, जिनके ऊपर scoring system, जिसके ऊपर आप ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को स्कोर करते हो, ठीक है। These are the entities which on which you score the autoimmune hepatitis. तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रख लो, इट्स मोर देन इनफ। मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रेडनिसोलोन और टेपर ओवर 2 weeks. Then there is azathioprine, which is added as steroid sparing agent. If the patient is not getting any better, like aminotransferase levels, IgG levels, and histology is not getting better, then you have to go with the alternative drugs, which is MMF, cyclosporin, tacrolimus, cyclophosphamide, and rituximab, right? If you have given the patient prednisolone for 2 weeks, along with azathioprine for 3 to 6, for 1 to 2 months, and the patient AST, ALT level along with histology is not getting any better, then you have to add the alternative drugs, which is mycophenolate, which is cyclosporin, tacrolimus, biologistics. Okay? And at the end, liver transplantation is the only last treatment in if there is liver failure. वही बातें पुरानी, गोल्स ऑफ थेरेपी हैं, इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट एजाथायोप्रीन है, और स्टैंडर्ड regime जो है वो आपके पास prednisolone plus azathioprine is the standard treatment which is given in autoimmune hepatitis. वही पुरानी बातें, माइकोफिनोलेट है, कैल्शियम इनहिबिटर है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, बायोलॉजिस्टिक्स एजेंट्स हैं। Monitoring is important. FTs and IgGs after every 1 to 3 months, and then after every 3 to 6 months. CBC liver panel for azathioprine toxicity, and monitor steroid side effect like BP, weight gain, glucose, bone health. Duration of therapy is minimum 2 to 3 years. Withdrawal considered only if AST, ALT is normal plus IgG is normal for more than 2 years. ये important बात है। Liver transplantation is the and अगर आपके पास मरीज ठीक नहीं हो रहा, आपने उसको स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स दिया, आपने उसको स्टेरॉइड्स दिया, आपने उसको साइक्लोस्पोरिन दिया, माइकोफिनोलेट दिया, बट दिस पेशेंट इज नॉट गेटिंग एनी बेटर, देन द लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ट्रीटमेंट विच यू कैन गिव इन दैट पेशेंट।
सपोर्टिव वैक्सीनेशन न्यूट्रिशन बोल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर द एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज, ये तो वो बात है जो कि सबको आनी चाहिए कि कोई भी अगर ऑटोइम्यून डिजीज होता है तो आपने अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस को लाजमी स्क्रीन आउट करना है, ठीक है। Complication: untreated cirrhosis causes portal hypertension and hepatocellular carcinoma. Long-term steroid complication relapse common if treatment is withdrawn too early. हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर या फिर सैटरडे संडे में से किसी एक दिन को स्पेसिफाई करके इंशाल्लाह जीआईटी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लंबा इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने बताया कि उसको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कुछ पहले से बेहतर समझ आई होगी। इफ यस देन लेट मी नो इन द चैट। बाकी इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर लेंगे कमिंग डेज के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।